Hi friends, welcome back to Civil Stab. This is the third lecture of previous year question series under the Science and Technology module और आज हम कवर करेंगे अपना फाइनल लेक्चर ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 7 चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया है और अब हमने स्टार्ट कर रखा है अपना पहला चैप्टर दैट इज स्पेस। इसके अंडर हमने पहले ही 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फाइनल लेक्चर से। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने आज के लेक्चर से स्टार्ट करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम एक 2019 प्रीलिम्स के लिए स्पेशली एक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंदर हम 10 टेस्ट इंक्लूड करेंगे, जिसके टोटल 1000 MCQs इंक्लूडेड होंगे, जिनकी बहुत ही डिटेल डाउनलोडेबल एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल रहेगी। तो ये टेस्ट सीरीज जो है, इसके अंदर हमने पिछले 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स को कवर किया है, दैट इज जैन 2018 से लेके मई 2019 की करंट अफेयर्स को, और इसमें हमने सारे ही इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हो सकते हैं यूपीएससी के लिए उन सभी से करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। आप इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उस लिंक पर जाके। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्पेस के पहले 2 लेक्चर्स में बेसिक फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स को कवर किया था अपने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में, और आज हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे इंटरनेशनल स्पेस मिशंस में। इसमें हमने पिछले स्पेस मिशंस भी इंक्लूड करे हैं और वो भी स्पेस मिशंस इंक्लूड किए हैं जो कि आजकल न्यूज में रहते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें दिए गए हैं 3 पेयर्स और हमें पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। पहला पेयर है रिलेटेड टू कैसिनी ह्यूजेंस जो कि एक स्पेसक्राफ्ट है और यहाँ पे दिया गया है इट इज ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ। सेकेंड पेयर है मैसेंजर, इट इज मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्क्यूरी। और थर्ड पेयर है वॉयेजर 1 एंड 2 विच इज एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। तो हमें बताना है कि इन स्पेसक्राफ्ट या इन सैटेलाइट मिशन का ये ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। To answer this question, let us see some important planetary missions and space missions that have been conducted by various space agencies. तो कोई भी अगर आप मिशन पढ़ते हैं, सैटेलाइट मिशन पढ़ते हैं, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको यूपीएससी जनरली पूछता है। पहली चीज ये कि उसे किस एजेंसी ने, स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है या फिर किस कंट्री ने उसे लॉन्च किया है। सेकेंड, जो आपको चीज पता होनी चाहिए कि वो उसका टारगेट ऑब्जेक्ट क्या है, क्या वो किसी प्लैनेट पे जाने वाली है या किसी कॉमेट पे जा रही है, किसी एस्ट्रॉइड पे जा रही है, यानी इसका टारगेट ऑब्जेक्ट क्या है। थर्ड, आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उस मिशन को लॉन्च करने के पीछे क्या उसके बेसिक एम्स हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले मिशन से। पहला मिशन था वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। ये जो मिशन थे ये सीरीज के 2 मिशन थे और इसे लॉन्च किया था यूएस की नासा एजेंसी ने। इनके टारगेट ऑब्जेक्ट्स थे आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स। आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स वो हैं कि जुपिटर ऑनवर्ड्स जो भी प्लैनेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स। वॉयेजर 1 की अगर हम बात करें तो उसने स्पेसिफिकली जुपिटर और सैटर्न को टारगेट किया था, और वॉयेजर 2 का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर यूरेनस और नेपट्यून कवर था। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद भी ये मिशन कंटिन्यूड रहा, इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया, इसलिए इसको आउटर जो सोलर सिस्टम के बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए भी कंटिन्यू रखा गया। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव वाइज पूछा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव्स है आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स, बट इसके और भी एम्स या इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स बढ़ गए हैं आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ दिस डेडलाइन। तो एप्लीकेशंस में और भी जगह आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था, आउटर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स। सेकेंड मिशन जो हमें पढ़ना है वो है मरीनर। मरीनर मिशन इज अगेन ऑफ नासा और इसके टारगेट प्लैनेट्स थे मर्क्यूरी, वीनस एंड नासा एंड मार्स। इसको डिजाइन किया गया था टू इन्वेस्टिगेट दीज प्लैनेट, और मरीनर 8 और 9 जो था वो स्पेसिफिकली मार्स की सरफेस को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। और मरीनर 10 की अगर हम बात करें, इट वाज द फर्स्ट spacecraft to use a gravity assisted trajectory and was also the first spacecraft to encounter 2 planets Mercury and Venus at close range। यानी कुछ ही दिनों की दूरी पे इसने बहुत ही 2 प्लैनेट्स को कवर किया, मर्क्यूरी और वीनस को, तो इसलिए भी ये मरीनर 10 स्पेशल था। तो आपने देखा कि मरीनर 10 जो था वो मर्क्यूरी और वीनस पे फोकस रख रहा था, और मरीनर 8 और 9 जो थे उनका फोकस मार्स पे था। नेक्स्ट मिशन जो हमें पढ़ना है वो है मैसेंजर। मैसेंजर इज अ मिशन अगेन ऑफ यूएस स्पेस एजेंसी नासा। इसका टारगेट प्लैनेट था मर्क्यूरी। मैसेंजर की फुल फॉर्म क्या है, मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग। तो इसी के आपको इसके एक्रोनिम से ही आप इसके ऑब्जेक्टिव को गेस कर सकते हैं।
इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि टू स्टडी द मर्क्यूरी सरफेस एंड एनवायरनमेंट, ताकि हमें पता लगे कि मर्क्यूरी का स्पेस सरफेस क्या है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, तो ये सब हमें पता लगेगा बाय मैसेंजर। तो दिस वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट द प्लैनेट मर्क्यूरी। नेक्स्ट मिशन जो कि आजकल न्यूज में है वो है बेपी कोलंबो। ये मिशन जो है वो एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी का है, यानी ईएसए और जाक्सा का। इनका टारगेट प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी, और इसका मिशन में 2 सैटेलाइट्स इंक्लूडेड है, मर्क्यूरी प्लैनेट ऑर्बिटर दैट इज एमपीओ एंड मर्क्यूरी मैग्नेटोस्फीयर ऑर्बिटर दैट इज एमएमओ और कॉल्ड मायो। तो ये 2 सैटेलाइट्स इस मिशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। इस मिशन से जो होगा, हम कॉम्प्रिहेंसिवली मर्क्यूरी की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे, और ये जो मिशन है दिस इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यूसिप कोलंबो, जिन्होंने पहला इंटरप्लैनेटरी ग्रेविटी असिस्टेड मैन्यूवर जो था मरीनर 10 पे, उन्होंने उसे डिजाइन किया था, तो ये उनके नाम पे है। नेक्स्ट मिशन जो हमें पढ़ना है वो है अकात्सुकी। अकात्सुकी जो मिशन है वो है जापानीज स्पेस एजेंसी का दैट इज जाक्सा का, और इसका टारगेट प्लैनेट था वीनस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टडी द डायनामिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस फ्रॉम द ऑर्बिट एंड ऑल्सो टू नो कि मल्टीपल वेवलेंथ इमेजिंग में इसका एटमॉस्फेयर कैसा दिख सकता है, ताकि हम एक 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट मिशन था वीनस एक्सप्रेस। वीनस एक्सप्रेस जो मिशन है वो है ईएसए दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। जनरली जो मिशन के एंड में एक्सप्रेस आता है वो जनरली यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के होते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक दैट यू कैन यूटिलाइज टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस। ये जो मिशन है इसके टारगेट प्लैनेट जो है इसके नाम में ही है दैट इज वीनस, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड टू एग्जामिन द प्लाज्मा एनवायरनमेंट इंटरेक्शन बिटवीन द अपर एटमॉस्फेयर एंड सोलर विंड्स। यानी वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है और सोलर विंड्स को फोकस रखना है, और ये कुछ हद तक वीनस की मैग्नेटिक फील्ड पे भी अपना फोकस रखेगा। नेक्स्ट मिशन कौन सा है जो हमें पढ़ना है वो है वेनरा। वेनरा जो स्पेस मिशन है ये है यूएसएसआर स्पेस एजेंसी का या फिर रशियन स्पेस एजेंसी का। इसका टारगेट प्लैनेट है वीनस। अगर आपको रशियन नहीं याद रहेगा तो आपको इस RA के नाम से आपको याद रहेगा, वीनी से वीनस याद रखना और RA से रशिया। तो इस तरीके से आप इस मिशन की स्पेस एजेंसी और इसका टारगेट प्लैनेट याद रख सकते हैं। इसे डेवलप किया था सोवियत यूनियन ने बिटवीन 1961 टू 1984 टू गैदर डेटा फ्रॉम वीनस। नेक्स्ट मिशन जो हमें पढ़ना है वो है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी इज अगेन अ मिशन ऑफ नासा जिसका टारगेट प्लैनेट है मार्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमिन द मार्स हैबिटेबिलिटी। नेक्स्ट मिशन है मेविन। मेविन की फुल फॉर्म है मास एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। तो इसकी फुल फॉर्म है उसी से हमें इसका ऑब्जेक्टिव भी पता लग रहा है, टू स्टडी द मास एटमॉस्फेयर एंड हाउ इट इवॉल्व्ड इन द यूनिवर्स। ये भी जो मिशन था ये था नासा का मिशन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मिशन है वो है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मिशन इज अगेन ऑफ नासा टू स्टडी मार्स। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं दैट इज MER-1 और OPI। इसके अंदर एक रोबोटिक रोवर भी इंक्लूडेड है जो कि 2018 तक लेटली वर्क कर रहा था एंड इट लैंडेड ऑन मेरिडिनी प्लैनम। यानी इस जगह पे इस रोवर ने लैंड किया ताकि वो इस जगह के इस साइट की कॉम्पोजिशन को स्टडी कर सके और जान सके कि मार्स में वाटर था या नहीं, मार्स का सरफेस कैसा है, मार्स की जियोकेमिस्ट्री कैसी है। तो इन फैक्ट्स को जानने के लिए अपॉर्चुनिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट मिशन जो कि अभी प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वो है इनसाइट मिशन। सो दिस इज स्टिल अ प्लान फेज। ये भी मिशन नासा का है टू स्टडी मार्स, और इसकी फुल फॉर्म है इनसाइट एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। This is again a robotic lander designed to study the deep interior planets of Mars. तो अभी तक जो भी हमने मिशंस पढ़े थे वो मार्स के सरफेस को टारगेट कर रहे थे, लेकिन जो इनसाइट मिशन है वो मार्स के डीप इंटीरियर्स को स्टडी करने के लिए है। नेक्स्ट मिशन जो हमें पढ़ना है वो है कैसिनी ह्यूजेंस। ये जो मिशन है ये ट्राइलैटरल एजेंसीज का मिशन है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी, तीनों एजेंसीज ही इसमें इन्वॉल्व है। इसका टारगेट प्लैनेट है जो है सैटर्न और उसके रिलेटेड मून्स। कैसिनी की अगर हम बात करें वो एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका मिशन है टू स्टडी सैटर्न एंड इट्स रिंग्स। जो और ह्यूजेंस की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली एक लैंडर है जो कि सैटर्न की लार्जेस्ट मून टाइटन पे लैंड करेगा और उसके सरफेस को स्टडी करेगा। कैसिनी को नासा ने बनाया था और ह्यूजेंस को ईएसए ने डिजाइन किया था। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि कैसिनी की अगर बात करें तो उसका डिजाइनर नासा है और ह्यूजेंस की बात करें तो उसका डिजाइनर ईएसए है। नेक्स्ट मिशन जो हमें पढ़ना है वो है न्यू हॉरिजन। दिस मिशन इज अगेन ऑफ नासा व्हिच वाज
टारगेटेड एट प्लूटो, लेकिन बाद में इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया था। प्लूटो के अलावा भी इस मिशन को आगे क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टडी करने के लिए भेज दिया गया है। और लेटेस्ट जो सबसे फारदेस्ट ऑब्जेक्ट इस मिशन ने डिस्कवर किया है वो है MU69। तो दिस इज द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट जिसको आज तक स्टडी किया गया है, जिसकी न्यू हॉरिजन ने अभी हमें पिक्चर्स भी भेजी है अर्थ पे। नेक्स्ट मिशन है जूस। ये ESA का मिशन है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, टू बेसिकली स्टडीज जुपिटर्स मून। जो भी गैलीलियन मून्स हैं जुपिटर्स के, दैट इज गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। आयो को ये स्टडी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 3 ही गैलीलियन मून्स को स्टडी कर रहा है। टोटल 4 गैलीलियन मून्स हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 को ही टारगेट कर रहा है। उसके बाद जो मिशन है वो है जूनो। ये नासा का मिशन है टू स्टडी जुपिटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, ग्रेविटी फील्ड एंड द पोलर मैग्नेटोस्फीयर ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर की जो भी कॉम्पोजिशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको स्टडी करने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। So now let us try to answer this question that we started. तो यहाँ पे हमें 3 पेयर्स दिए गए थे और हमें बताया गया था कि इन मिशंस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले है कैसिनी-ह्यूजेंस। कैसिनी-ह्यूजेंस इज ऑर्बिटिंग वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ। तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज कैसिनी-ह्यूजेंस इज टारगेटेड एट सैटर्न एंड इट्स मून टाइटन। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। जस्ट बाय एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 वी कैन फाइंड आउट द आंसर। क्यों? क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट्स में 1 दिया हुआ है एक्सेप्ट फॉर बी ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो इसका मतलब मैसेंजर इज मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मर्क्यूरी, विच इज करेक्ट, एंड वॉयेजर 1 and 2 इज एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम, विच इज अगेन ट्रू, क्योंकि वॉयेजर 1 and 2 को हमने आउटर सोलर प्लैनेट्स पर पहले टारगेट किया और बाद में हमने उसे एक्सटेंड कर दिया था टू स्टडी आउटर सोलर सिस्टम। तो ये 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। So now let us see the next question. यहाँ पे हमें पूछा है कि which one of the following pairs is not correctly matched. तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें स्टेटमेंट में क्या पूछा है, करेक्टली मैच और नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्टली मैच या नॉट करेक्टली मैच बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर यानी कोप, विच इज अ सैटेलाइट प्रोग्राम। सेकंड, Falcon, which is an undersea cable system, and third, Discovery, which is a space shuttle, and fourth, Atlantis, it is again a space station. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इन सिस्टम्स को तो पता ही होना चाहिए कि वो क्या है, प्लस आपको इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या होती है, एक स्पेस शटल क्या होती है, एक स्पेस स्टेशन क्या होता है, क्या इन दोनों में फर्क होता है, कि क्या एक सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन एक ही हो सकते हैं, क्या वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको इन टर्म्स का मतलब पता है तो ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। प्लस जब भी आप कोई नया मिशन पढ़े तो ध्यान रखें कि क्या वो एक स्पेसक्राफ्ट है या वो सैटेलाइट है या वो एक स्पेस स्टेशन है, तो इन टर्म्स का भी आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। So now let us try to answer this question by understanding what is a spacecraft, what is a satellite and what is a space station. स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा व्हीकल या ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिजाइन किया जाता है फॉर ट्रैवल और ऑपरेशंस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी हमें कभी भी किसी चीज को बाहर अर्थ के एटमॉस्फेयर के भेजना है तो उसके लिए हमने एक स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया होता है। इसका एग्जांपल है वॉयेजर सीरीज, पायनियर सीरीज। तो इन सभी के अंदर एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किए गए और इनको आउटर स्पेस की एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया। सेकेंड होती है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट से इसलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये जनरली ऑर्बिट करती हैं अराउंड अर्थ, मून या जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जरूरी नहीं कि एक स्पेसक्राफ्ट हमेशा सैटेलाइट की तरह किसी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड ऑर्बिट करे। तो सैटेलाइट्स हमेशा ऑर्बिट करेंगी, स्पेसक्राफ्ट जरूरी नहीं है कि वो कर भी सकता है, वो नहीं भी करेगा। अगर हम एग्जाम्पल लें कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि एक स्पेसक्राफ्ट भी था, ये ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो ये स्पेसक्राफ्ट एक सैटेलाइट की तरह भी वर्क कर रहा है। तो कुछ स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं सैटेलाइट हो, बट जरूरी नहीं कि हर स्पेसक्राफ्ट एक सैटेलाइट की तरह वर्क करे। नेक्स्ट होते हैं स्पेस स्टेशंस। स्पेस स्टेशंस बेसिकली वो स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं टू कैरी क्रू मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर वर्किंग ऑफ स्पेस स्टेशंस। यानी जो भी हमें क्रॉकरी या कोई भी आइटम्स चाहिए जो कि हमारे स्पेस स्टेशन में वर्किंग के लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट चाहिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए, तो वो अगर हमें कैरी करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए तो वो हम भेजते हैं इन स्पेस स्टेशंस, और ये हम कैरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर स्पेस क्राफ्ट। तो इनके अंदर अगर हम स्पेस स्टेशंस को बाकी सैटेलाइट्स या बाकी रॉकेट से डिफर करें तो ये कैसे डिफर करते हैं, इनके अंदर कोई प्रोपल्जन या लैंडिंग सिस्टम्स नहीं होता। तो एक बार एंटर होने के बाद स्पेस स्टेशन अगर अपने आप को फिक्स कर लेता है उस ऑर्बिट में, और दोबारा अगर अर्थ से कोई चीज उसके अंदर भेजनी है तो हमें एक अलग से सैटेलाइट या उसके अलग से एक स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। स्पेस स्टेशन का सबसे बड़ा और कॉमन एग्जांपल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है
और इसे ऑपरेट किया जा रहा है 3 एजेंसीज की हेल्प से, दैट इज रोस्कॉस्मोस, दैट इज रशियन स्पेस एजेंसी, नासा दैट इज द यूएस स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, JAXA that is a Japanese space agency and ESA that is a European space agency। तो ये पांचों स्पेस एजेंसीज जो हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वर्किंग में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा जो अभी लेटेस्ट स्पेस स्टेशन बनाया है वो है चाइना का स्पेस स्टेशन दैट इज ट्योंगयांग 1। तो ये CNSA यानी चाइना का स्पेस स्टेशन है जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। Now let us study the terms that were used in the questions। सबसे पहली टर्म थी COBE यानी कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। ये बेसिकली इसका दूसरा नाम एक्सप्लोरर 66 भी है और ये एक सैटेलाइट प्रोग्राम था जो कि डेडिकेटेड था टुवर्ड्स कॉस्मोलॉजी। दिस वाज यूज्ड टू स्टडी और इन्वेस्टिगेट द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रोवाइड मेजरमेंट्स टू हेल्प अस शेप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोस। तो यानी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस सैटेलाइट प्रोग्राम को डिजाइन किया था। सेकेंड टर्म थी फैल्कन। फैल्कन बेसिकली एक सबमरीन टेलीकम्युनिकेशन केबल सिस्टम है जो कि फाइबर ऑप्टिक्स पे वर्क कर रहा है और इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी इन 2006। और ये जो सिस्टम है इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज और इसके लैंडिंग पॉइंट्स में अगर हम बात करें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है जिसमें से इंडिया भी एक पार्ट है। नेक्स्ट टर्म थी डिस्कवरी। डिस्कवरी इज बेसिकली स्पेस शटल प्रोग्राम। अभी तक ऐसे 5 स्पेस शटल लॉन्च हो चुके हैं जिसमें से ये तीसरा था और बट अब ये रिटायर हो चुका है, बट ये पहला ऐसा स्पेस शटल था, ऑपरेशनल स्पेस शटल था जो कि रिटायर हुआ। दिस इज ऑल्सो स्पेशल बिकॉज इट कैरिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप दैट इज द हबल स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप से हमने बहुत कुछ डिस्कवर किया है, बहुत कुछ देखा है। दिस इज गिवन अ न्यू फील्ड टू एस्ट्रोनॉमी। तो अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म थी एटलांटिस। एटलांटिस इज अगेन अ स्पेस शटल ऑर्बिटल व्हीकल दैट वाज लॉन्च्ड बाय नासा। तो ये भी एक स्पेस शटल ऑर्बिटर था। तो ये चारों टर्म्स थी। उसके अलावा अगर हम आज की रिसेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें भी कुछ स्पेस टर्म्स इंक्लूडेड हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। लेट अस सी दीज टर्म्स। सबसे पहला है पार्कर सोलर प्रोब जिसका दूसरा नाम यूजीन पार्कर भी है और ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जिसे सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। ये नासा स्पेस एजेंसी का है। नेक्स्ट है फॉक्सी जिसे विच इज बेसिकली ए सोलर इमेजर, एक्सरे सोलर इमेजर और ये एक साउंडिंग रॉकेट मिशन है टू स्टडी सन एंड इट्स नैनोफ्लेयर्स। ये भी अगेन नासा का एक मिशन है। उसके बाद हम बात करेंगे एस्पायर की। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है टू टेस्ट द पैराशूट लैंडिंग ऑफ ऑन द मार्स मिशंस। यानी मार्स के मिशन पे लैंडिंग अच्छे से हो सके रोवर्स की, ये एक सुपरसोनिक पैराशूट टेस्टिंग मिशन है। तो ये अगर आपको अगर मैच द फॉलोइंग में आता है तो एस्पायर वुड बी अ टेस्ट, not a spacecraft, not a space station, anything but an experimental test to test the supersonic parachutes. This is again developed by NASA. उसके बाद है Visions 2 which is a sounding rocket developed by NASA. And last is Pyongyang 1 which is a space station that we studied was developed by China, that is CNSA space agency. So now let us try to answer the question that we started. यहाँ पे हमें पूछा गया था कि कौन सी टर्म करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहली टर्म थी कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर यानी कोब एक्सपेरिमेंट। ये एक सैटेलाइट प्रोग्राम है विच इज करेक्ट। सेकेंड है फैल्कन विच इज एन अंडर सी केबल सिस्टम, ये भी सही है। थर्ड है डिस्कवरी विच इज अ स्पेस शटल, ये भी सही है। और फोर्थ है एटलांटिस विच इज अ स्पेस स्टेशन। तो ये गलत है बिकॉज एटलांटिस इज अगेन अ स्पेस शटल नॉट अ स्पेस स्टेशन। तो इसका आंसर होगा डी। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिन 1 विच इज अ लूनर ऑर्बिटर मिशन और हमें पूछा गया है कि ये कौन सी स्पेस एजेंसी या कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। फर्स्ट चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान या यूएसए। तो ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2008 में। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय नोइंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लूनर ऑर्बिटर मिशंस। और हम इसके अलावा लूनर ऑर्बिटर मिशंस के अलावा हमें सोलर ऑर्बिटर मिशंस या सोलर प्रोब मिशंस भी पता होने चाहिए, वो भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन के साथ। So let us see some important lunar probe missions first. सबसे पहला है सेलिन। सेलिन जो स्पेस मिशन है ये है जाक्सा का यानी जापानीज स्पेस एजेंसी का और ये सेकंड ऐसा जापानीज का सेकंड मिशन था आफ्टर द हितेन प्रोब। तो ये किस लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ द मून एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द लूनर सर्फेस। तो ये सेलिन मिशन था, ये था जापानीज एजेंसी का। नेक्स्ट है चैंग 4। इस चैंग सीरीज में 1, 2, 3, 4 मिशंस आए हैं और जो चैंग 4 है वो लेटेस्ट है। दिस इज ऑफ चाइना, दैट इज CNSA। और ये जो लूनर मिशन है इसने रिसेंटली अभी लैंडिंग करी है ऑन द फार साइड ऑफ द मून। तो ये पहला ऐसा मिशन है जो लैंड किया है फार साइड ऑफ द मून पे। इसका एम है टू स्टडी द कॉस्मिक रेज
observe the solar corona from the moon, plus to measure the chemical composition of lunar rocks and soil and measure the lunar surface temperature. तो यानी जो surface observations है ये भी चैंग 4 करेगा. उसके बाद चंद्रयान 1 and 2 ये हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. दिस वाज इंडियाज लूनर प्रोब मिशन, जिसके अंदर चंद्रयान 2 अभी 2019 में ही लॉन्च होगा और ये पहला ऐसा मिशन होगा जो कि GSLV Mark 3 से लॉन्च होगा. नेक्स्ट है बेरशीट, जो कि इजराइल स्पेस एजेंसी का पहला मिशन है स्पेस IL, और ये एक रोबोटिक लूनर लैंडर होगा प्लस लूनर प्रोब. इसके अंदर इसका मिशन क्या होगा? टू प्रोब मून, टू इन्वेस्टिगेट मून. नेक्स्ट मिशन जो हमें पढ़ना है वो है स्मार्ट 1. इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल मिशंस फॉर एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी 1. ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था विच इज बेसिकली ए लूनर ऑर्बिटर. नेक्स्ट मिशन जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली सोलर प्रोब मिशंस हैं. सोलर प्रोब मिशंस जो बेसिकली टारगेट करते हैं सन को. पहला ऐसा मिशन है जो हमें पढ़ना है वो है स्टीरियो. ये नासा का स्पेस मिशन है. इसका मेन ऑब्जेक्ट था टू प्रोवाइड फर्स्ट एवर स्टीरियोस्कोपिक मेजरमेंट्स टू स्टडी सन एंड स्पेस वेदर. नेक्स्ट है सोहो यानी सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जो कि नासा और ESA का एक कंबाइंड जॉइंट मिशन है टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन. तो अगर हम स्टीरियो की बात करें तो उसका मेन फोकस कोरोनल था, सन का कोरोना था. और सोहो की बात करें तो उसका एक ऑब्जर्वेटरी है, इसका मेन फंक्शन क्या है? टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन. उसके बाद हमारा इंडिया का जो एक मिशन अभी फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च होने वाला है वो है आदित्य L1. पहले इसका नाम आदित्य 1 था, अभी इसका नाम आदित्य L1 हो गया है बिकॉज इसे प्लेस किया जाएगा लैग्रेंजियन 1 पॉइंट में. और ये इसरो का पहला मिशन होगा टू स्टडी the outer layers of sun, that is photosphere, chromosphere and corona. तो आपको ध्यान रखना है ये सन की 3 लेयर्स को स्टडी करेगा, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना को. इट वोंट स्टडी द इनर एंड आउटर कोर. नेक्स्ट मिशन जो हमें पढ़ना है वो है पाकर सोलर प्रोब, जो कि नासा का एक मिशन है. दिस विल बेसिकली एक्सप्लोर द सन्स एटमॉस्फेयर एंड द आउटर लेयर ऑफ द सन, दैट इज कोरोना. इस मिशन को नेम किया गया है आफ्टर द फिजिसिस्ट यूजीन पाकर, who was the first scientist to describe solar winds in 1958. उसके बाद जो लास्ट सोलर मिशन जो हमें पढ़ना है वो है सोलर ऑर्बिटर. ये अभी एक प्लान्ड मिशन है जो कि लॉन्च होगा 2020 में, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है टू परफॉर्म डिटेल मेजरमेंट्स ऑफ द इनर हीलियोस्फेयर एंड नेसेंट सोलर विंड्स. यानी सन का जो इनर सरफेस है उसको स्टडी करेगा, इनर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करेगा और सोलर विंड्स को स्टडी करेगा. So now let us try to answer this question that we started. Selene 1, the lunar orbiter mission, belongs to which one of the following? तो ये पूछा गया था prelims 2008 में. A China, B European Union, C Japan या D US. तो अभी हमने recently पढ़ा था Selene 1 belongs to the Japanese space agency JAXA and it is a mission by Japan. So इसका आंसर होगा C. Now the next question, which one of the following is a spacecraft? ये पूछा गया था prelims 2008 में. इसके ऑप्शंस है A Apophis, B Cassini, C Spitzer and D Texar. So to answer this question again you need to know what the term spacecraft means and what are these missions individually. So let us see the explanation. So हमें पहले ही पता है कि स्पेसक्राफ्ट क्या था. स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा व्हीकल होता है जो कि कैरी करता है आउटर स्पेस मिशन में एटमॉस्फेयर में. अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर हमें बाहर जाना है तो उसकी ट्रैवलिंग के लिए हम स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करते हैं. एपोफिस की बात करें तो इट इज बेसिकली अ 370 मीटर डायमीटर नियर अर्थ एस्टेरॉइड. तो एपोफिस एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि एक एस्टेरॉइड है जो कि बहुत ही क्लोज अर्थ के आ गया था एंड इट हैड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अप टू 2.7% ऑफ हिटिंग अर्थ ऑन April 13, 2029. तो इसलिए ये न्यूज में रहा था. उसके बाद है स्पिट्जर. स्पिट्जर इज बेसिकली अ टेलीस्कोप दैट इज यूज्ड एज अ स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी जो कि नासा ने लॉन्च किया था एंड इज स्टिल ऑपरेशनल एज ऑफ 2019. तो स्पिट्जर एक टेलीस्कोप है. उसके बाद थी टेक्सार. टेक्सार जो है एक इजरायली रेकोनेंस सैटेलाइट है. बेसिकली एक सैटेलाइट सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया था PSLV C10 से फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर. तो टेक्सार एक सैटेलाइट है. नेक्स्ट है कैसिनी. कैसिनी जो था एक स्पेसक्राफ्ट था जो कि लॉन्च किया गया था अंडर द कैसिनी मिशन बाय नासा एंड ESA टुगेदर. तो इसके अंदर 3 एजेंसीज इंक्लूडेड थी, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इटालियन स्पेस एजेंसी. जिसके अंदर नासा ने स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया था कैसिनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डिजाइन किया था लैंडर दैट इज ह्यूजेंस.
NASA जो था, it was launched in 1997 and it arrived on Saturn in 2004. This was the fourth space probe to Saturn after Pioneer, Voyager 1 and Voyager 2, and it was the first to enter the orbit. यानी फ्लाईबाइज तो पहले भी हुए थे सैटर्न पे, लेकिन ये पहला ऐसा मिशन था जो कि सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर किया था. इसके अंदर एक सैटर्न ऑर्बिटर इंक्लूडेड था जिसका नाम कैसिनी था, और एक लैंडर इंक्लूडेड था जिसका नाम था ह्यूजेंस, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था फॉर इट्स लार्जेस्ट मून, दैट इज टाइटन. तो इसके जो डेटा कलेक्ट हुआ उससे हमें पता लगा कि सैटर्न का जो मून है एनसेडस, उस पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं. अब ये मिशन खत्म हो गया है एंड इसकी लाइफ टाइम रिसेंटली खत्म हुई इन 2017. So now let us try to answer this question that which one of the following is a spacecraft. और ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2008 में. पहला ऑप्शन है एपोफिस. एपोफिस इज नॉट अ स्पेसक्राफ्ट. ये जो है बेसिकली एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, तो ये एक स्पेसक्राफ्ट नहीं है. सेकंड है कैसिनी. कैसिनी इज अ स्पेसक्राफ्ट व्हिच वाज स्पेशली टारगेटेड एट सैटर्न. तो ये हमारा आंसर होगा. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार. स्पिट्जर. स्पिट्जर इज अ टेलीस्कोप. एंड टेक्सार. टेक्सार क्या था? It is basically a satellite which was sent by PSLV C10. तो इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेस ऑफ हाईएस्ट टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी. ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2002 में. तो हमें बताना था कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्राउंड स्पेस टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी. 2002 की बात करें तो इसका आंसर कुछ और हो सकता है. अभी इसका आंसर कुछ डिफर हो गया, तो हम इसका करंट आंसर जो है उस बेसिस पे इसको आंसर करेंगे. तब का आंसर हो सकता है डिफरेंट दिया हो. अगर आप यूपीएससी की की में देखें तो उसका आंसर डिफर हो सकता है, बट जो करंट फैक्ट है हम उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर करेंगे. पहला ऑप्शन है ए कोलंबिया, बी इंडिया, सी नेपाल एंड डी नन ऑफ द अबव. तो लेट अस सी व्हिच आर द इंपॉर्टेंट टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरीज इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया में कौन कौन सी टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी इंपॉर्टेंट है. So let us try to answer this question by first seeing the explanation. So firstly, observatory होती क्या है? Observatory is a location used for observing terrestrial or celestial events. यानी स्पेस की या टेरेस्ट्रियल इवेंट्स को देखने के लिए हम ऑब्जर्वेटरीज को यूज करते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज की बात करें तो वो बेसिकली चार तरीके की हो सकती हैं ऑन द बेसिस कि वो कहाँ पे लोकेटेड है. क्या वो स्पेस में लोकेटेड है, क्या वो एयरबॉर्न है, क्या वो ग्राउंड बेस्ड है या फिर अंडरग्राउंड बेस्ड है. So let us now see some of the important observatory. पहली ऑब्जर्वेटरी या पहला टेलीस्कोप जो हमें पढ़ना है वो है सोफिया. सोफिया का मतलब है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी. ये जो सोफिया है दिस इज लोकेटेड एट नासा's आर्मस्ट्रॉन्ग फ्लाइट रिसर्च सेंटर एट कैलिफोर्निया, और ये जो है बेसिकली द लार्जेस्ट एयरबॉर्न ऑब्जर्वेटरी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसको इम्प्लीमेंट किया है नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने मिलकर. नेक्स्ट टेलीस्कोप जो हमें पढ़ना है वो है नगारी ऑब्जर्वेटरी. दिस इज लोकेटेड इन तिब्बत, चाइना, और ये जो ऑब्जर्वेटरी है इट इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप. तो ये बेसिकली एक हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप है. प्लस दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नगारी में तिब्बत की अगर हम बात करें तो वहां पे लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल वेव्स देखने के लिए ये जगह बहुत ही सुटेबल है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो तिब्बत इज मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ऑब्जर्विंग ग्रेविटेशनल वेव्स. नेक्स्ट ऑब्जर्वेटरी जो हमें पढ़नी है वो है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी. दिस इज बेसिकली नासा's वेंचर एंड इट इज बेसिकली स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप. ये इसका फीचर क्या है? टू डिटेक्ट एक्सरे एमिशंस फ्रॉम वेरी हॉट रीजन्स ऑफ द यूनिवर्स लाइक एक्सप्लोडेड स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स. तो ये चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का मिशन है. उसके बाद जो टेलीस्कोप हमें पढ़ना है वो है केपलर टेलीस्कोप. ये भी नासा का एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी या स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है. इसे लॉन्च किया गया था इन ईयर 2009 एज पार्ट ऑफ नासा's डिस्कवरी प्रोग्राम, और ये रिसेंटली 9 ईयर मिशन के बाद रिटायर हो गया था इन 2018. This was the first telescope to find the planet which had similar habitable region like an Earth. और इसने ही ट्रैपिस्ट 1 को फाइंड किया था जो कि एक सिस्टम था जिसके अंदर मल्टीपल अर्थ साइज प्लैनेट्स भी ढूंढे गए थे. तो केपलर टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट फाउंड केपलर प्लैनेट्स विच हैड एटमॉस्फेयर सिमिलर टू अर्थ एंड साइज सिमिलर टू अर्थ. तो यहाँ पे हैबिटेबिलिटी पॉसिबल थी. जो नेक्स्ट टेलीस्कोप हमें पढ़ना है दैट इज जायंट मैगेल्लन टेलीस्कोप. ये लोकेटेड है अटाकामा चिली में, और ये जो अभी प्रपोज्ड है ये टेलीस्कोप अभी लॉन्च नहीं हुआ या लोकेट नहीं हुआ. आफ्टर इट इज लोकेटेड इट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट एंड ड्राइएस्ट लोकेटेड टेलीस्कोप ऑन द अर्थ, एंड इट विल हैव अ पावर 10 times as great as हबल स्पेस टेलीस्कोप.
उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है वो है एरीज टेलीस्कोप, जो कि इंडिया में लोकेटेड है एट देवस्थल नैनीताल। ये जो है एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडियन, बेल्जियन एंड रशियन साइंटिस्ट, एंड इट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये रिमोट कंट्रोल इसकी स्पेशल फैसिलिटी है एरीज टेलीस्कोप की अगर हम बात करें। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है वो है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये लोकेटेड है लद्दाख में, एंड इट इज वर्ल्ड्स 9th हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी विच इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 4500 meters. It is being operated by Indian Institute of Astrophysics that is located at Bangalore. ये इंडिया की अगर हम बात करें तो दिस इज द हाईएस्ट ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी कौन सी है, वो लोकेटेड है अटाकामा चिली में, दैट इज ताओ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। इसकी हाइट जो है 5640 मीटर्स है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इट इज लोकेटेड लद्दाख, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें हाईएस्ट ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी की करंटली, वो लोकेटेड है अटाकामा चिली में। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है, ए कोलंबिया में, बी इंडिया में, सी नेपाल में, या डी नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने पढ़ा कि वर्ल्ड की हाईएस्ट टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है चिली अटाकामा में, सो इसका आंसर होगा डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप कैनावरल, साइट फ्रॉम विच द स्पेस शटल्स आर लॉन्च इज लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ। दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2009। तो हमें बताना है कि केप कैनावरल जो कि कॉमन रॉकेट लॉन्चिंग साइट है जहां से स्पेस शटल्स लॉन्च किए जाते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ए फ्लोरिडा, बी वर्जीनिया, सी नॉर्थ कैरोलिना, और डी साउथ कैरोलिना। तो बताना है कि कौन सी कोस्ट पे केप कैनावरल लोकेटेड है। So let us now see the common launching sites around the world और उनकी लोकेशन, ताकि हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए जो कि कॉमन लॉन्चिंग साइट से रिलेटेड है ताकि हम उन्हें आंसर कर सके। सबसे पहले लॉन्च पैड्स होते क्या हैं? लॉन्च पैड्स आर प्लेटफॉर्म्स जहां से स्पेस व्हीकल्स लॉन्च किए जाते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे कॉमन लॉन्चिंग साइट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। सबसे कॉमन हमने इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला है गायना स्पेस सेंटर, जो कि लोकेटेड है कोरू, फ्रेंच गायना में, एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय ESA that is the European Space Agency and CNES that is the French Space Agencies। तो ये दोनों इसको मेनली यूज कर रही हैं। इंडिया भी इसे कुछ लॉन्चेस के लिए अपने यूज करता है, बिकॉज अंडर एरियन स्पेस एजेंसी जो कि कमर्शियल कंपनी है वो भी इसे यूज कर रही है, अदर देन दिस नेशनल स्पेस एजेंसी। तो इसलिए गायना स्पेस सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया भी इसे यूज करता है अपने कुछ स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए और कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। सेकेंड जो लॉन्च साइट है वो है केप कैनबरल एयरफोर्स स्टेशन, जो कि लोकेटेड है फ्लोरिडा यूएस में, और ये यूज की जाती है नासा के द्वारा। थर्ड लोकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है बाइकनोर कॉस्मोड्रोम, जो कि लोकेटेड है कजाकिस्तान में, और इसे यूज कर रहा है रशियन स्पेस एजेंसी। कजाकिस्तान ने इस लोकेशन को लीज पे दे रखा है रशिया को। तो दिस इज बीइंग यूज्ड बाय रशियन स्पेस एजेंसी करंटली। नेक्स्ट लोकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है तानेकाशिमा स्पेस सेंटर, जो कि लोकेटेड है जापान में, एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय JAXA दैट इज द जापानीज स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि लोकेटेड है श्रीहरिकोटा में, एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय इसरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन है जो कि पता होना चाहिए, दैट इज टीला सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। दिस इज बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तान, एंड ये जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है दैट इज सुपरको, वो इसको यूज कर रही है, एंड दिस टीला सेंटर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड ऑन लॉन्चिंग साइट। यहाँ पे हमें केप कैनवरल की लोकेशन पूछी गई थी कि वो कौन सी कोस्ट पे बेस्ड है, ए फ्लोरिडा, बी वर्जीनिया, सी नॉर्थ कैरोलिना, या डी साउथ कैरोलिना। तो इसका आंसर होगा ए फ्लोरिडा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। NASA's Deep Impact Space Mission was employed to take detailed pictures of which comet nucleus? तो जरूरी नहीं है कि स्पेस मिशंस या सन या मून के ऊपर ही हो या कुछ प्लैनेट के बेस पे ही हो, वो किसी कॉमेट या एस्टेरॉइड के ऊपर भी हो सकते हैं। तो डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन था, वो टारगेट कर रहा था एक कॉमेट को, और हमें बताना है कि वो कौन से कॉमेट को टारगेट कर रहा था। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2007 में। फर्स्ट ऑप्शन है ए हेलीज कॉमेट, बी हेले-बॉप, सी हकायातुक, एंड डी टेम्पल 1। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन था उसने डिटेल पिक्चर्स किसकी भेजी थी, कौन से कॉमेट की भेजी थी।
So let us try to answer this question by saying what is exactly the Deep Impact Space Mission. Deep Impact Space Mission जो था वो नासा का स्पेस प्रोब था which was launched from Cape Canaveral Air Force Station in 2005. This was basically designed to study the interior composition of comet Tempel 1. तो इसने Tempel 1 के न्यूक्लियस की कॉमेट के न्यूक्लियस की इमेजेस हमें भेजी थी. कॉमेट के मिशंस की बात करें तो ये इससे पहले भी कॉमेट के रिलेटेड मिशंस भेजे जा चुके हैं. फॉर एग्जांपल जियोटो, डीप स्पेस 1, स्टारडस्ट, बट these were basically flyby missions. लेकिन अगर डीप इम्पैक्ट की बात करें तो इट वाज बेसिकली टारगेटेड टू स्टडी द इंटीरियर कॉम्पोजिशन, जो बेसिकली जिसके अंदर एक लैंडर भी इंक्लूडेड था. इस डीप इम्पैक्ट मिशन में दिस वाज द फर्स्ट टू इजेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम अ कॉमेट सरफेस. तो यहाँ पे हमने सिर्फ फ्लाई बाय नहीं किया, उसके अंदर से कुछ मटेरियल भी उसके ऊपर से कलेक्ट किया. So this was something extra about Deep Impact mission. After its utility about the comet Tempel 1, इसके मिशन को एक्सटेंड किया गया आफ्टर द डेडलाइन ऑफ 2007 और इस एक्सटेंडेड मिशन को हमने कहा इपॉक्सी. दिस वाज यूज्ड टू स्टडी द एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स एंड कॉमेट हार्टली 2. तो अगर एक्सटेंडेड मिशन की, अगर डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन की एक्सटेंडेड मिशन की बात करें तो उसमें एक और कॉमेट इंक्लूडेड था, कॉमेट हार्टली 2. बट मेन अगर डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन की बात करें तो उसमें एक ही कॉमेट इंक्लूड था, दैट इज टेम्पल 1. ये मिशन के अलावा और भी मिशंस रहे हैं जो कि आजकल न्यूज में रहते हैं. तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मिशंस हैं जो कि आजकल न्यूज में रहते हैं. पहला मिशन है रोजेटा. रोजेटा वाज टारगेट एट कॉमेट 67P and this was a mission by European Space Agency, that is ESA. This spacecraft was the first to accompany a comet as it enters the inner solar system, and it also included a lander in it, that is a Philae lander, which made the first touchdown on a comet. यानी इससे पहले आज तक हमने कॉमेट पे लैंडिंग नहीं करी थी. डीप इम्पैक्ट स्पेस मिशन ने सिर्फ उसमें से मटेरियल इजेक्ट किया था, लैंडिंग नहीं की थी. लेकिन रोजेटा ने प्रॉपर लैंडिंग करके फिले लैंडर की हेल्प से उसकी स्टडी करी उस कॉमेट की. नेक्स्ट मिशन जो है वो है ओसिरिस रैक्स, द ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर. तो ये मिशन था टारगेटेड ऑन बेनू एस्टेरॉइड. ये मिशन था नासा का टू विच इज बेसिकली बेनू एस्टेरॉइड की बात करें तो ये एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड था. तो नासा ने इस मिशन को भेजा टू ब्रिंग सैंपल्स बैक टू अर्थ फ्रॉम दिस एस्टेरॉइड टू सो दैट साइंटिस्ट कुड स्टडी दिस asteroid and on this basis we can know how planets evolve, planets कैसे बने हैं, लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है अर्थ पे या यूनिवर्स में. नेक्स्ट मिशन जो है वो है लूसी मिशन. ये बेसिकली अगेन नासा का मिशन था जो कि टारगेटेड है जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स पे. ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ट्रोजन वो बॉडीज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है लैग्रेंज पॉइंट्स पे. तो इन लैग्रेंज पॉइंट्स पे हमें सोलर एक्लिप्स या सोलर वेरिएशंस फील नहीं होती, ग्रेविटी की फोर्सेस फील नहीं होती, तो इसलिए लैग्रेंज पॉइंट स्पेशल रहते हैं. नेक्स्ट मिशन है साइक मिशन जो कि टारगेटेड था साइक एस्टेरॉइड पे जो कि एक जायंट मेटल एस्टेरॉइड है और ये भी नासा का एक मिशन है. उसके बाद रिसेंटली जो कि न्यूज में रहा है वो है हायाबुसा 2. ये है जापानीज स्पेस एजेंसी का मिशन, जाक्सा का मिशन, जो कि स्टडी कर रहा है ryugu एस्टेरॉइड को, और इसका भी मिशन है टू टेक सैंपल्स फ्रॉम द एस्टेरॉइड ryugu. So now let us try to answer the question that we started. NASA's Deep Space Impact mission was employed to take the detailed pictures of which of the comet nucleus? First, Halley's comet, B. Hale-Bopp, C. Hyakutake and D. Tempel 1. तो इसका आंसर होगा D. Tempel 1. तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे. अब हम आपको दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए देने चाहेंगे ताकि आप उन्हें खुद ट्राई करें और उसका आंसर आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें. तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2018 में. यहाँ पे हमें पूछा गया व्हाट इज ग्रीस लाइटनिंग 10, जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया है. फर्स्ट, इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा. सेकंड, सोलर पावर 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय जापान. सी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय चाइना. और डी, रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन बाय इसरो. तो कुछ ऑप्शंस तो आपको इन वीडियोस की हेल्प से आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं. एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द आंसर. कई बार ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको डायरेक्टली पता ना हो, बट अगर आप एलिमिनेशन की हेल्प से जाएंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो इसका आंसर आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है वो ये, दिस इज बेस्ड ऑन नासा's मिशन, दैट इज थेमिस मिशन. और ये पूछा गया कि इसका पर्पस क्या था. सबसे पहला, टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स. Second, to study the satellites of Saturn. Third, to study the colorful display of high latitude skies. And fourth, to build a space laboratory to study the stellar explosions.
तो इन चारों में से आपको बताना है कि थेमिस मिशन का क्या पर्पस था या क्या ऑब्जेक्टिव था। तो इसका आंसर आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल फॉर रिलेटेड टू दी क्वेश्चंस अगर हम बात करें, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे मिशंस हैं जो कि न्यूज में रहे हैं, या कुछ ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जो कि न्यूज में रहे हैं, तो इनके बारे में आपको खुद फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम मिशंस की बात करें तो आपको, हमने यहाँ पे 8 मिशंस बताए हैं। इन मिशंस के बारे में आपको 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कि इसके अंदर कौन सी स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, कौन सी साइट से इसे लॉन्च किया गया है, और कौन सा इनका ऑब्जेक्टिव है, और कौन से कंट्री इन्हें फोकस कर रही है या कौन सी कंट्री इस मिशन को भेज रही है। तो स्पेस एजेंसी के साथ उस कंट्री का भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से मिशन आपको पढ़ने हैं? फर्स्ट है बेले 2, सेकेंड कोपर्निकस प्रोजेक्ट, थर्ड निसार, फोर्थ न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, फिफ्थ इज चैंग 4, फिफ्थ ग्रेस एफओ, सिक्स्थ आईसैट 2 एंड एट्थ इज डॉन मिशन। तो इन 8 मिशन के बारे में आपको पढ़ना है और ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, read about the following important telescopes frequently seen in news and find out where they are located, who developed them and what purpose they serve। तो इन टेलीस्कोप्स के बारे में भी अगेन आपको 3 चीजें फाइंड करनी है कि वो कहाँ लोकेटेड है, किसने उसे डेवलप किया और क्या उनका मेन पर्पस है। सबसे पहला है हबल स्पेस टेलीस्कोप, फिर उसके बाद है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, थर्ड है जेम्स वेब टेलीस्कोप, फोर्थ इज स्फेरिक्स, फिफ्थ इज स्पार्क्स एंड सिक्स्थ इज एक्सकेलिबर। तो ये 6 टेलीस्कोप्स या 6 ऑब्जर्वेटरीज के बारे में आपको ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्टली एक टर्म दिया जाए कि एक्सकैलिबर क्या है, तो वहां पे आपको ये टर्म्स ही, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि ये एक टेलीस्कोप है, वो भी हेल्प आउट कर जाती है। बट अगर आपको पता है कि कौन सी एजेंसी ने उसे लोकेट किया है, कौन से क्या पर्पस है, तो इन चीजों को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, विल बी बैक टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो।